हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो दोस्तों, ये हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़, पठार, घाटी, दर्रा, इनमें अंतर जानेंगे। दोस्तों, कुछ एक बार हमें कंफ्यूज होता है पर्वत, पहाड़ और पठारों में। फिर क्या होता है कि जब भी हम पर्वतों को पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें आता है कि पर्वत श्रेणी क्या होती है, पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, पर्वतमाला क्या होती है, पर्वत चोटी क्या होती है। तो इस प्रकार की जो भी आपके जैसे पर्वतों के वलित पर्वत क्या होता है, अपभ्रंश है, बलोक पर्वत है। जैसे दोस्तों हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत है, तो हम क्या पढ़ेंगे हिमालय के लिए कि ये नवीन है और वलित है। वैसे ही दोस्तों, अगर हम मान लो विंध्याचल पर्वतमाला सतपुड़ा को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें क्या कहता है, क्या बलोक पर्वत है, या हमें कहेगा ये क्या है, प्राचीन है। तो ये क्या होता है दोस्तों, वीडियो होने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। पर्वत, पहाड़, पठार किसे कहते हैं, पर्वतों में श्रेणी क्या होती है, इस प्रकार का कोई भी कंफ्यूज आज के बाद आपको नहीं रहेगा। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पर्वत, पहाड़, पठार और घाटी, दर्रा, इनका सामूहिक रूप से हम अंतर जान लेंगे कि बड़ा बड़ा हमारी इमेज बन जाएगी। अच्छा, इसे पर्वत कहते हैं, इसे पहाड़ कहते हैं, इसे ये कहते हैं, हमारी इमेज बन जाएगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, पर्वतों को अलग से पढ़ लेंगे। तो बस जैसे ऐसे पढ़ लेंगे कि पर्वतों में केवलित क्या होता है, बलोक, अपभ्रंश, ये सब हम पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ लेंगे अलग से। उसके बाद हम क्या करेंगे, पठारों का वर्गीकरण पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आओ शुरू करते हैं। अब पहली बात है, पर्वत किसे कहते हैं दोस्तों, पर्वतों के पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ एक धरातल ले लेते हैं, जहां ये मैंने ये लाइन डाल रखी है दोस्तों, ये हम मान लेते हैं ये धरातल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, धरातल है। तो सामान्यतः धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग, हाँ दोस्तों, सामान्य धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग और जिसकी तिरवा ढाल होती है, ये देखो दोस्तों, ये ढाल है, ये तिरवा ढाल है, और ये देखो धरातल से ऊपर उठा हुआ है, और जिसकी औसतन ऊंचाई दोस्तों, औसतन ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो। 600 मीटर से अधिक की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है। यानी जिसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो, हम किसे सम्मिलित करेंगे, उन्हें पर्वतों में सम्मिलित करेंगे दोस्तों। हाँ, ये कहीं आप देखोगे कहीं 1000 लिखा जाता है, कहीं 800, तो 300 से लेकर 1000 तक आता है। तो मैंने औसतन आपको 600 मीटर बता दिया। तो दोबारा समझेंगे दोस्तों। यानी जो आपका धरातल है, ये मेरा धरातल, धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग, ये देख लो, ये ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसकी तिरवा ढाल हो, ये देख लो दोस्तों, तिरवा ढाल है, और ऊपर शिखर हो, ये देख लो दोस्तों, शिखर हो, और जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो। 600 मीटर से लेकर अधिक कितनी भी हो सकती है दोस्तों, जैसे हिमालय में 6100 मीटर तक की ऊंचाई के पर्वत हमें मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, पर्वत कहेंगे। धरातल से ऊपर उठे हुए भाग, तिरवा ढाल होती है, ऊपर शिखर होता है, और औसतन ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे दोस्तों। तो पर्वत क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे दोस्तों, पहाड़ किसे कहते हैं, पहाड़ियां किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, तो वैसे पहाड़ और पर्वत में ज्यादा फर्क नहीं होता है दोस्तों, ये भी पर्वत ही है दोस्तों। पहाड़ और पर्वत में ज्यादा फर्क कैसे नहीं होता है। अब हम बात करें पहाड़ किसे कहते हैं, तो धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग, ये देख लो दोस्तों, धरातल से ऊपर उठा हुआ है, यहाँ धरातल है, यहाँ ऊपर उठा हुआ भाग है, तिरवा ढाल होती है। तो पर्वतों में भी तिरवा ढाल थी दोस्तों, ये देख लो, इसमें भी तिरवा ढाल है, ढाल होती है, तिरवा ढाल है। फिर क्या होता है दोस्तों, इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर तक होती है दोस्तों, 600 मीटर तक होती है। यानी इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर तक होती है। तो उसको हम किस में सम्मिलित कर लेंगे दोस्तों, पहाड़ में सम्मिलित कर लेंगे। उसको हम किस में सम्मिलित कर लेंगे, पहाड़ में। तो देखो क्या रह गया, पर्वतों में और इसमें अंतर इतना ही होता है कि पर्वत है वो 600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के होते हैं दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ तक 600 मीटर तक, अगर इस लाइन तक जो भी कोई आ गया, तो हम उसको क्या मान लेंगे, पहाड़ मान लेंगे। और जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा हो गई, तो उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। तो पर्वत, और 600 मीटर से कम ऊंचाई को उसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, पहाड़ बोल देंगे। यानी तिरवा ढाल होगी जिसकी भूमि से ऊपर उठा हुआ होगा, 600 मीटर की ऊंचाई तक होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों, पहाड़ कह देंगे। और 600 मीटर से ज्यादा हो, तो उनको हम क्या कह देंगे दोस्तों, पर्वत कह देंगे। तो पर्वत और पहाड़ में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। देख लो, इसमें भी तिरवा ढाल है, शिखर है ऊपर, और भूमि से ऊपर उठा, लेकिन 600 मीटर तक हो गया तब तो उनको पहाड़ बोलेंगे। अन्यथा 600 मीटर से इसकी ऊंचाई 600 से ज्यादा है, तो हमने इसको पर्वत बोल दिया। इनकी ऊंचाई 600 तक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पहाड़ बोलेंगे। पर्वतों से टूटकर भी पहाड़ रह सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ये पर्वत है, मान लो टूटने के बाद इसका इतना ही हिस्सा बचा है, तो ये पर्वतों से टूटकर भी पहाड़ बन सकते हैं, और पहाड़ ऐसे भी बन सकते हैं, पर्वतों के बिना टूटे भी पहाड़ बन सकते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों, पठार किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, देखो पठार में क्या है कि जो आप ये समझिए कि भूमि से ऊपर उठा हुआ या धरातल से ऊपर उठा हुआ हिस्सा होगा। देख लो दोस्तों, ऊपर उठा हुआ है,
जिसकी इसकी भी तिरवा ढाल होगी दोस्तों, ये देख लो, तो ये भी इसकी भी क्या है, तिरवा ढाल है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि ऊपर जाने के बाद ये जो भूमि है ऊपर से समतल हो जाती है। पर्वतों में और पहाड़ों में देखो दोस्तों क्या है, ढाल है, तिरवा ढाल है, लेकिन ऊपर भूमि में शिखर है, भूमि समतल नहीं है। तो पठारों में क्या होता है दोस्तों, ऊपर जाने के बाद ये देख लो आप, भूमि समतल हो गई, समतल हो गई, इसकी चौड़ाई भी क्या होगी दोस्तों, बढ़ गई, चौड़ाई भी देख लो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, पठार कहेंगे। तो जिसमें दोनों साइड तिरवा ढाल भी होगी दोस्तों, धरातल से ऊपर उठा हुआ भी होगा। इतनी तो देख लो पर्वत और पहाड़ों के समान ही इसमें आ रही है, लेकिन इसमें अलग क्या करा है, तो ये भूमि ऊपर जाने के बाद समतल हो जाएगी और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, ऊपर की भूमि की चौड़ाई भी, ऊपर है वो समतल होने के बाद चौड़ाई भी ज्यादा हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम पठार कहेंगे। अब पठार पर जीवन संभव है दोस्तों, क्यों कि हम यहाँ निवास कर सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर दूसरी बात अगर हम बात करें, यहाँ हम पानी भी एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, समतल भूमि है। यहाँ पर दोस्तों अगर पहाड़ों पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम पानी को नहीं रोक सकते हैं, खेती करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो पहाड़ों पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन पठारों पर क्या है, जीवन संभव है। अगर पठारों की औसत ऊंचाई बात करें दोस्तों, तो 600 मीटर तक आप मान सकते हैं, कुछ एक आप 900 मीटर तक दिया होता है, लेकिन आप मान सकते हैं कि औसतन आप 600 मीटर तक जिसकी औसत ऊंचाई होती है, तिरवा ढाल होती है, धरातल से 600 मीटर तक ऊपर उठे होते हैं, तिरवा ढाल होती है, ऊपर जाने के बाद समतल हो जाते हैं दोस्तों, और चौड़ाई भी बढ़ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, पठार कहेंगे। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे घाटी किसे कहते हैं, घाटी है ना दोस्तों, घाटी किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगर मैं ऐसा बोलूं कि दो पर्वतों, जैसे मान लो दोस्तों हमें, हमारी ये दो पर्वत है दोस्तों, ठीक है, जैसे मैंने ये बोल दिया कि दो पर्वतों के बीच का जो समतल भाग है, जो पर्वत है, ये पर्वत देख लो, ये पर्वत है, इन दोनों के पर्वतों के बीच का जो समतल भाग है, इसे हम घाटी कहते हैं। मैंने ऐसे बोल दिया, तो दोस्तों ये मेरे बोलने का तरीका वैसे गलत हो गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दो पर्वतों की जो बीच की भूमि उसको घाटी कहते हैं, लेकिन ये गलत ऐसे हो गया। कैसे हो गया दोस्तों, वैसे आपने नाम सुना होगा, नर्मदा और ताप्ती नदी अपभ्रंश घाटी में बहती है, इसका मतलब तो वहां कोई पर्वत नहीं है, फिर उनको हमने घाटी क्यों कहा दोस्तों। तो इसकी सटीक अगर हम बात करें तो सटीक परिभाषा ये होती है कि दो साइड से कोई ऊपर उठा हुआ भाग होगा, चाहे मान लेते हैं आप वो अपभ्रंश की वजह से ऊपर उठ गया या नीचे धस गया होगा, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा दोस्तों अपभ्रंश क्या होता है। या मतलब कोई भी भाग किसी प्रकार से कोई पर्वत है, पहाड़ की वजह से भी ऊपर उठ गया होगा, तो दो साइड से ऊपर उठा हुआ भाग, इधर भी मान लो आप ऊपर उठा हुआ है, इधर भी, दोनों साइड से ऊपर उठे भाग का जो बीच का समतल का मैदान है, बीच में जो समतल मैदान है दोस्तों, समतल जो मैदान है, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, घाटी कहते हैं। तो दोनों साइड से ऊपर उठे हुए भाग के जो बीच का समतल मैदान है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। अब आप देख लो, इस साइड भी पर्वत है दोस्तों, इस साइड भी पर्वत है, इन दोनों पर्वतों के बीच में यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर मैदानी भाग है, यानी समतल भूमि है, तो इसको हम क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। दो पर्वतों के बीच का जो समतल भाग हो गया, दो पहाड़ों के बीच के समतल भाग है, उन्हें भी हम क्या कहेंगे दोस्तों, घाटी कहेंगे। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा एक बता देता हूँ, अपभ्रंश क्या है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदी हमारे अपभ्रंश घाटी में बहती है दोस्तों। क्या है समझिए, देखो मेरे कहने का मतलब ये है, पहले मैं आपको इस प्रकार से समझा देता हूँ, फिर हमारा वहां जो चित्र बना मैं आपको वहां समझाऊंगा दोस्तों। पहले आप समझिए, जैसे दोस्तों ये मान लेते हैं, आप ये मानिए दोस्तों कि ये भूमि है, ये शायद आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये मान लो तीनों साइड ये भूमि है दोस्तों, ठीक है, समतल भूमि है पूरी की पूरी, तीनों साइड समतल भूमि है। तो होगा क्या दोस्तों, भूगर्भी के हलचल की वजह से या किसी वजह से मान लो कि भूमि की ये तीनों बराबर थी, पहले ये तीनों बराबर है, किसी वजह से ये दो भाग नीचे धस गए दोस्तों, और बीच वाला भाग क्या रह गया, ऊपर रह गया। ये देखो दोनों साइड, इनके दोनों साइड का भाग नीचे धस गया, ये भाग क्या रह गया दोस्तों, ऊपर रह गया। तो जो नीचे भूमि का जो भाग पहले बराबर था, समतल था, नीचे धस गया है, इस नीचे धसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहेंगे हम अपभ्रंश कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ये मान लेते हैं तीनों भाग बराबर था, लेकिन किसी वजह से ये भाग नीचे धस गया और ये भाग दोनों ऊपर रह गए। तो दोनों साइड देख लो दोस्तों, इधर भी देख लो, इधर भी, दोनों साइड भूमि ऊपर है और नीचे का भाग क्या है, नीचे धस गया है। जो नीचे धसा हुआ भाग है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपभ्रंश कहते हैं, उनको क्या कहेंगे, अपभ्रंश। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदी है, वो आपका किसका उदाहरण है, वो अपभ्रंश घाटी में बहती है। तो देखो दोस्तों, दोनों साइड ऊपर उठे भाग है, ये भाग नीचे धस गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अपभ्रंश कहेंगे। घाटी क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इस साइड की भूमि भी ऊपर उठी हुई है, इस साइड की भूमि भी ऊपर उठी है, और बीच का क्या है, मैदानी भाग है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, घाटी कहेंगे। आप यहाँ इस प्रकार विस्तार से समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं बताता हूँ आपको, चलो मैं इस साइड से आपको बता देता हूँ दोस्तों, समझिए। देखो दोस्तों, ये पहले यहाँ पर भूमि बराबर थी, यहाँ से ये जो इस प्रकार से ये भूमि पूरी बराबर थी दोस्तों यहाँ तक, लेकिन हुआ क्या, किसी प्राकृतिक या भूगर्भिक हलचल की वजह से ये भूमि देख लो दोस्तों, यहाँ से यहाँ मैंने ये नीचे किया है मैंने हिस्सा, इसका मतलब ये भूमि क्या है, यहाँ से नीचे धस गई।
नीचे धंसने की वजह से देखो दोस्तों, यहाँ से भूमि ऊपर उठी हुई है, यहाँ से भी भूमि क्या है ऊपर उठी हुई है, लेकिन ये हिस्सा जो देख लो दोस्तों क्या है, नीचे धस गया है। तो इस जो भूमि का नीचे हिस्सा धस गया है इतना, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, अपभ्रंश कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं। अब समझिए दोस्तों, अब मान लो यहाँ पर से ऊपर उठा हुआ भाग, इनको एक तो अपभ्रंश कह दिया, दूसरे इधर से भूमि ऊपर उठी है, इस साइड से भी भूमि ऊपर उठी है, और बीच का देख लो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, समतल का मैदान है, बीच में क्या है, समतल मैदान है। तो दो साइड से ऊपर उठी हुई भूमि के बीच का समतल मैदान को हम क्या कहते हैं दोस्तों, घाटी कहते हैं। ठीक है, अब इसका नाम सामूहिक रूप से होता है दोस्तों अपभ्रंश घाटी। अपभ्रंश घाटी, अपभ्रंश घाटी क्यों होगा दोस्तों, ऐसा होगा कि एक तो भाग नीचे धस गया, इसलिए ये क्या हो गया, अपभ्रंश हो गया, और दोनों साइड से ऊपर उठी भूमि है, बीच का जो भाग है मैदानी भाग, इसलिए क्या होगी, घाटी होगी। इसलिए इनको सामूहिक रूप से हम क्या नाम दे सकते हैं दोस्तों, अपभ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी अपभ्रंश घाटी में तो बहती है दोस्तों, तो वो इसी प्रकार से नीचे दबा हुआ या नीचे धसा हुआ भाग है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अपभ्रंश कहेंगे। अब दोनों साइड से, ये बीच में से भूमि धस गई, दोनों साइड ऊपर होगी तो भी अपभ्रंश हो गया दोस्तों। यहाँ मैंने इमेज बनाई है, आप देखिए, यहाँ पहले जहां मैंने ये डॉट डॉट कर रखी है दोस्तों, यहाँ तक देखिए, तो पहले यहाँ तक भूमि एक ऊपर उठी हुई थी, बराबर भूमि थी, यहाँ से भी मैंने डॉट डॉट कर रखी है, ये भी भूमि बराबर ही थी दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, जो ये मैंने जो नीचे लाइन को ब्लैक किया दोस्तों, आप ये देखिए मैंने ब्लैक किया, तो ये भूमि यहाँ से धसकर दोस्तों, यहाँ देख लो नीचे आ गई, पहले यहाँ थी, यहाँ से धसकर भूमि क्या आ गई, यहाँ पर नीचे आ गई, और बीच का हिस्सा देख लो सेम ऊपर का ऊपर रह गया। इस साइड से भी भूमि पहले यहाँ पर ऊपर उठी हुई थी, लेकिन हुआ क्या कि ये भूमि इधर से नीचे धस गई, तो इतनी भूमि ऊपर यहाँ पहले यहाँ थी, ये धसकर नीचे आ गई, पहले यहाँ थी धसकर नीचे आ गई, और बीच का भाग ऊपर उठा हुआ रह गया। तो ये दोनों साइड से जो भूमि नीचे धस गई उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपभ्रंश कहते हैं। इसको भी मैं क्या कहूंगा, अपभ्रंश कहूंगा। तो चाहे दोनों साइड से कैसे ही धसे, चाहे बीच में से धसे, साइड में धसे, उसको हम क्या कहेंगे, अपभ्रंश कहेंगे। लेकिन अब दोस्तों इसको हम घाटी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, कि घाटी का तो मतलब ये होता है कि दोनों साइड से भूमि ऊपर उठी होनी चाहिए, बीच का हिस्सा मैदानी होना चाहिए या समतल होना, तब घाटी कहेंगे। यहाँ देखो इस साइड से नीचे धसी हुई है, इस साइड से नीचे धसी हुई, लेकिन ऊपर उठा है, तो इसको हम घाटी नहीं बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि घाटी क्या होता है, यानी दो जो ऊपर उठे भाग है उसका जो बीच का मैदानी या समतल मैदान, उसको हम घाटी कहते हैं। और धसे हुए भाग, दोनों साइड ऊपर उठे भाग है, बीच से धसा हुआ भाग है, अगर इस प्रकार से बीच में दोनों को मैदानी भाग बन रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपभ्रंश घाटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक आता है दोस्तों दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा शब्द दरार से ली गई है दोस्तों, दरार होता है ना। जैसे देखिए यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है दोस्तों, आप देखिए, ये मैंने चित्र बनाया है, ये पर्वत है दोस्तों, ये भी पर्वत है, ये पर्वत है। तो होता क्या है, आंतरिक हलचल की वजह से, भूगर्भिक हलचल होने की वजह से भी हो सकता है, या दोस्तों क्या है कि पर्वतों का उत्थान हो रहा है। उत्थान का मतलब दोस्तों पर्वत ऊपर बढ़ रहे हैं। मान लेते हैं, अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम हिमालय पर्वत को ले रहे हैं, तो हिमालय वर्तमान में नवीन पर्वत है। वैसे हम इंडिया जीके में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको विस्तार से हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। हिमालय एक नवीन पर्वत है दोस्तों, तो हिमालय नवीन पर्वत होने की वजह से हिमालय का क्या उत्थान हो रहा है, यानी हिमालय ऊपर बढ़ रहा है। तो ऊपर बढ़ने की वजह से भी दो पर्वतों के बीच में दरार आ जाती है दोस्तों। इस प्रकार से देखो, ये मैंने इमेज बनाई है, यहाँ पर आप इस प्रकार से दरार आ जाती है। तो ये दरार, दो पर्वतों के बीच में दरार आने की वजह से प्राकृतिक आवागमन का रास्ता बन जाता है दोस्तों, यानी हम इस साइड से इस साइड आ सकते हैं। तो दो पर्वतों के बीच में आने का जो प्राकृतिक रास्ता या मार्ग होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दर्रा कहते हैं। तो दर्रा और घाटी में फर्क है दोस्तों। घाटी में क्या है, दो पर्वतों के बीच का जो समतल भूमि है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। दर्रा किसे कहते हैं दोस्तों, दर्रा का मतलब होता है कि जो दोनों पर्वतों के बीच में दरार आई है, जो छेद हुआ है, उनकी वजह से जो आवागमन का जो रास्ता बन गया है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। वैसे हमें जब भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ना पड़ता है, जैसे नाथुला दर्रा सिक्किम में है, हमारे काराकोरम श्रेणी भी दर्रा है, हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपकी इतना समझ में आ गया पर्वत, पहाड़, पठार, घाटी, दर्रे में क्या क्या अंतर होता है, आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पर्वतों को विस्तार से पढ़ेंगे। मैं विस्तार से इसलिए पढ़ने की बात कर रहा हूँ, वैसे तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक, जैसे मान लो पर्वत और पहाड़ और पठार की बात करें, तो जब हम भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, इसमें पर्वत अपने आप में एक अलग टॉपिक है, पहाड़ अलग है, पठार अपने आप में अलग टॉपिक है। ये जब भी हम भौतिक भूगोल शुरू करेंगे तो मैं आपको इनको विस्तार से बता दूंगा दोस्तों। अब हम सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो कि हम जब हिमालय पढ़ेंगे या भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, तो जो जो शब्द हमारे सामने आएंगे, जैसे वलित आ गया, नवीन आ गया, अपभ्रंश आ गया, ब्लॉक आ गया, तो इस प्रकार के आपकी जो शब्द आते हैं, उस टाइम हम पढ़ते वक्त हमें डाउट रहते हैं क्या
कहना चाह रहा है। इसलिए मैंने यही सोचा था दोस्तों कि 2 और 3 क्लास क्यों ना कुछ पहले ऐसी बनाई जाए जिनको समझकर आपको जियोग्राफी में हमें रुचि भी पैदा हो जाए, और जब हम उनको विस्तार से पढ़े तो हमें कोई परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़े। तो चलो दोस्तों, अब हम पर्वतों को विस्तार से पढ़ते हैं कि पर्वत। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पर्वतों को विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों कि पर्वत का वर्गीकरण पढ़ेंगे, पर्वतों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले हम पर्वतों का वर्गीकरण करें, इससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ एक चीजें ऐसे भी समझा देता हूं। देखो, पहले हम इसके बाद में हम इनका पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों आपको कुछ एक शब्द यहाँ लिखता हूँ जो हमें अक्सर डाउट पैदा होती है। खासकर दोस्तों जब हम हिमालय पढ़ेंगे ना, हमें तुरंत डाउट होगा। जैसे वो देखा, कहीं पर देखा हिमालय एक पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला है, फिर हमें कहेगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कुनलुन श्रेणी, श्रेणी देखा तो हमें डाउट होता है, कहना क्या चाह रहा है, कहीं श्रेणी श्रृंखला। फिर हमें कहेगा कि जैसे केटू गोडविन ऑस्टिन चोटी है, चोटी क्या होती है, शिखर क्या होती है। तो पहले दोस्तों मैं आपका ये कंफ्यूज दूर करवा देता हूँ। दोस्तों मान लेते हैं मैंने मान लिया एक पर्वत है दोस्तों, ठीक है, एक पर्वत है। इस प्रकार से हमने एक पर्वत ले लिया, पर्वत की हमने परिभाषा थोड़ी देर पहले कर ली है दोस्तों। तो अब ये पर्वत है दोस्तों, तो इसको हम पर्वत भी बोल सकते हैं और एक पर्वत शिखर भी बोल सकते हैं दोस्तों। पर्वत भी बोल सकते हैं और पर्वत शिखर भी बोल सकते हैं। तो इसका जो जैसे मानो दोस्तों को ये भी पर्वत हो गया, पर्वत या पहाड़ों पर सभी पर भी ये क्या होता है, आपकी चोटियां होती है। जैसे मान लो ये पर्वत है दोस्तों, ठीक है, तो इन पर्वत के ऊपरी का जो हिस्सा होता है, यानी जो ऊपर जो ऊपरी का जो भाग होता है, ऊपर का जो शिखर होता है, उसको कहा जाता है दोस्तों चोटी। यानी जैसे बोला जाता है केटू गोडविन ऑस्टिन चोटी। यानी जैसे सामूहिक रूप से यहाँ मान लो मैंने यहाँ एक पर्वत और ले लिया दोस्तों, ठीक है, ये समझो। तो जो 2 या 3 या कितने भी पर्वत शिखर हो, इनके जो ऊपर का भाग होता है, यानी जो सबसे ऊंचा भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, चोटी कहते हैं। तो कोई भी आपका एक पर्वत शिखर है, उनका जो ऊपरी ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पर्वत शिखर या पर्वत चोटी कहते हैं दोस्तों। तो इस पर्वत का मान लो ये इन पर्वतों का, अगर इन दोनों पर्वत सामूहिक रूप है तो इनका जो ऊपरी हिस्सा ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर्वत चोटी कह देंगे। ये पर्वत है तो इसका ऊपरी हिस्सा यहाँ है दोस्तों, ये तो हम इसको हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे हमें पर्वत चोटी कह देंगे। तो जो पर्वतों पर भी हो सकती है चोटी, पहाड़ों पर भी हो सकती है दोस्तों, पठारों पर भी चोटी हो सकती है। यानी जो ये मान लेते हैं हमने ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये एक पठार है दोस्तों, पूरा का पूरा ये पठार है। तो इस पठार के ऊपर अगर कोई ऊपरी भाग है, जैसे मान लो यहाँ से कोई ऊपर उठा हुआ भाग हो गया, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी चोटी हो जाएगी। तो चोटी का क्या मतलब हो गया दोस्तों, चोटी का मतलब ये हो गया कि जो ऊपरी भाग होता है, पूरा पठार या पूरा पहाड़ या पूरा पर्वत के जो ऊपरी का भाग होता है, ऊपरी भाग, उसको हम क्या कह देंगे दोस्तों, चोटी कह देंगे। अब ये तो हमें समझ में आ गई, पर्वत समझ में आ गया, शिखर आ गया, पर्वत चोटी आ गई। तो ये पर्वत श्रृंखला क्या होती है, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे हमें यह पूछ लिया कि पर्वत शिखर किसे कहते हैं, पर्वत शिखर तो हो गया दोस्तों हमें, तो ये पर्वत श्रृंखला क्या है, या ये पर्वत माला क्या है, या ये पर्वत श्रेणी क्या होती है, हमें ये भी बताओ भाई, क्या है ये डाउट होती है, अलग अलग होता है या एक ही होता है। तो आओ दोस्तों इनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, जैसे मैंने एक दोस्तों यहाँ एक पर्वत ले लिया मैंने, तो इसको पर्वत का मतलब जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है, तिरवा ढाल है, धरातल से ऊपर उठा हुआ है, उसको हम क्या मान लेंगे, पर्वत मान लेंगे। अब दोस्तों क्या है कि इस पूरे का नाम क्या है, पर्वत शिखर है। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, पर्वत शिखर कहेंगे। तो इस पर्वत शिखर का क्या हो जाता है, पर्वत शिखर का जो पर्वत शिखर टूट जाता है, ये किसी वजह से, भूगर्भीय आंतरिक हलचलों की वजह से, नदियों की वजह से भी टूट जाता है, हवाओं की वजह से, जो हिमपात होता है यानी जो बर्फ आती है उसकी वजह से भी टूट जाता है। तो होता क्या है कि ये जो पूरा का नाम तो इसका पर्वत शिखर था दोस्तों। अब ये पर्वत शिखर टूट गया दोस्तों, टूटने के बाद में मान लेते हैं मैंने ये मान लिया मैंने, ये इस प्रकार का भाग बच गया। तो अब दोस्तों अगर ये भाग मान लो मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ दोस्तों, आपको एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। देखो, अगर मैं ये टूटने के बाद में इस प्रकार से भाग बचे हैं, तो अगर ये पर्वत है, ये टूट गई, टूटने के बाद में अगर इसकी धरातल से ऊंचाई 600 मीटर तक बच गई, मान लेते हैं धरातल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक है, तब तो हम इसको क्या कह देंगे दोस्तों, तब तो हम इसको कह देंगे पहाड़ कह देंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिसकी तिरवा ढाल होती है, धरातल से 600 मीटर तक ऊपर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पहाड़ कहते हैं दोस्तों। तो इनको हम क्या बोल देंगे, पहाड़ बोल देंगे। लेकिन यही पर्वत से टूटा हुआ भाग है और 600 मीटर से इनकी मान लेते हैं, ये देख लो इनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है, तो इनको हम कहेंगे दोस्तों पर्वत श्रेणी।
तो इनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इनका नाम दे देंगे पर्वत श्रेणी। यानी पर्वत से ही टूटा हुआ भाग है, पर्वत से टूटने के बाद 600 मीटर औसत ऊंचाई तक रह जाते हैं तो उसको हम क्या कह देंगे दोस्तों, पहाड़ कह देंगे। और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अगर जो टूटा हुआ भाग बच जाता है तो उसका क्या नाम कह देंगे दोस्तों, पर्वत श्रेणी कह दिया। तो पर्वत श्रेणी किसका भाग होता है, पर्वत शिखर का ही टूटा हुआ रूप क्या होती है, पर्वत श्रेणी होती है। जैसे दोस्तों हम पढ़ेंगे ना, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, कुनलुन श्रेणी, हिंदुकुश, ये सब के सब क्या है, पर्वत श्रेणी है। इसका मतलब हमारे माइंड में आ जाएगा ना, अच्छा पहले कोई पर्वत शिखर होगा, उसके बाद में टूट के अलग हुआ भाग है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई, इसीलिए हम उनको क्या कह देंगे, पर्वत श्रेणी कहते हैं। वही ऊंचाई 600 तक रह देती तो हम उसको क्या कहते थे दोस्तों, पहाड़ कहते हैं। तो पर्वत श्रेणी तो समझ में आ गई। अब भाई ये श्रृंखला क्या है, या देखो दोस्तों, इन्हीं को पर्वत श्रृंखला बोला जाता है, इन्हीं को पर्वतमाला बोला जाता है। तो ये पर्वत श्रृंखला क्या है या पर्वतमाला क्या है, तो देखिए दोस्तों, आपने माला तो सुना होगा ना दोस्तों, जैसे जो गले में पहने जाने वाली माला होती है, मोतियों की माला होती है ना दोस्तों, उसमें होता क्या है, इस प्रकार से कोई धागा होता है, इसमें इस प्रकार से मोती पिरोए हुए होते हैं, इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से मोती उसमें लगे हुए होते हैं। यानी जो मोतियों से बंधी हुई माला है इस ये माला, उसी प्रकार से दोस्तों जो पर्वतों की माला है, इसमें क्या है, इस प्रकार से पर्वत श्रेणियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। एक पर्वत श्रेणियां नहीं दोस्तों, बहुत सी पर्वत श्रेणियां इस प्रकार समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो वो तो मोतियों की माला थी दोस्तों, ये किसकी माला है, पर्वतों की माला है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, पर्वतमाला कह देंगे दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पर्वतमाला बोल देंगे। तो पर्वतमाला किसका होता है, पर्वत श्रेणियों का ही सामूहिक रूप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम पर्वतमाला बोलते हैं। इनको ही पर्वत श्रृंखला बोलते हैं दोस्तों। देखो हमने रीजनिंग में हमारे एक टॉपिक चलता है ना, श्रृंखला परीक्षण, उसमें क्या होता है, एक अंक श्रृंखला होती है दोस्तों। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और एक क्या होती है दोस्तों, अक्षर श्रृंखला होती है। एक हमारे अंक श्रृंखला होती है दोस्तों, एक अक्षर श्रृंखला होती है। अंक श्रृंखला में क्या होता है, जैसे दोस्तों इस प्रकार 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार के अंकों की श्रृंखला, यानी जो एक के बाद एक समांतर अगर कोई चीजें लिखी होती है, चाहे वो अंक हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे पर्वत क्यों ना हो, कुछ भी चीजें समांतर में इस प्रकार से क्रम में हम लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, श्रृंखला बोलते हैं। ये अंकों की है इसलिए उनको अंक श्रृंखला बोलते हैं। ये मान लो मैंने सी, ई, जी ये मैंने लिख दी, तो ये देखो दोस्तों समांतर क्रम में लिखे हुए अक्षर हैं, तो समांतर क्रम में लिखी, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, श्रृंखला कहेंगे। और ये श्रृंखला किसकी, अक्षरों की, इनको हम क्या कह देंगे, अक्षर श्रृंखला। वैसे ही दोस्तों यहाँ कहानी है, ये देखो क्या है, पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी का मतलब पर्वत शिखर से टूटकर अलग हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी। ये भी पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। तो ये पर्वत श्रेणियां क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे समांतर क्रम में जुड़ी हुई पर्वत श्रेणियां दोस्तों। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में जो जुड़ी हुई वस्तु होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, श्रृंखला कहते हैं। और ये श्रृंखला किसकी है दोस्तों, पर्वतों की है, इसलिए हम इसका सामूहिक नाम क्या दे देंगे दोस्तों, पर्वत श्रृंखला कह देंगे। और इसी को हम क्या कह देंगे, पर्वतमाला। पर्वतमाला और पर्वत श्रृंखला एक ही होता है दोस्तों। माला का भी मतलब जो मोती होते हैं इस प्रकार पिरोए हुए होते हैं किसी धागे में, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, माला कहते हैं। वैसे ये जो पर्वत है वो आपकी क्या है, इस प्रकार से मोतियों की तरह पिरोई हुई एक के बाद एक के बाद, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी, पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर है। एक मैं क्विकली से आपको रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। ये मान लेते हैं एक पर्वत शिखर है, इसको हम क्या नाम देंगे, पर्वत शिखर। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई, तिरवा ढाल और धरातल से ऊपर उठाओ भाग, हम उसको पर्वत शिखर बोलते हैं। तो आपने ये बोल दिया, ये पर्वत शिखर हो गया। इसके जो ऊपरी भाग उसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, चोटी। तो पर्वत चोटी इसे बोलेंगे, इसी को पर्वत शिखर बोल देंगे, ठीक है दोस्तों, यानी ऊपर का शिखर, शिखर, ठीक है। अब अगर ये दोस्तों भाग टूट जाता है, टूटने के बाद जो आपका शेष भाग इतना बच गया, तो अगर ये 600 मीटर तक बच गया दोस्तों, अब कई किताबों में 1900 इस प्रकार हो सकता है, तो आप कोई कंफ्यूज होने की हमें बात नहीं है। गूगल सर्च करोगे तो आप अलग अलग आएंगे, आपको कोई ऐसी बात नहीं है। 300 से 1000 के बीच में आता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। हम औसतन ले रहे हैं दोस्तों, जो कि ठीक ठाक है, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये अगर टूटने के बाद, इस पर्वत शिखर से टूटने के बाद जो भाग 600 मीटर तक अगर बच जाता तो हम उसको पहाड़ियां बोल देंगे। 600 मीटर से अधिक जो भाग टूटा हुआ भाग बच गया तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, पर्वत श्रेणी कहेंगे। तो पर्वत शिखर से टूट के अलग हुआ भाग क्या हो गया, पर्वत श्रेणी। अकेली है तब तो यह पर्वत श्रेणी होगी। और ये समांतर क्रम में इस प्रकार से अगर सजी हुई है तो उसको हम क्या कह देंगे, पर्वत श्रृंखला कह देंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके समझ में आ गया है कि पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, पर्वत चोटी किसे कहते हैं, पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया हमें।
तो अगर हम बात करें पर्वतों का वर्गीकरण, तो दो प्रकार से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। ऊंचाई के आधार पर कितने टाइप के कितने प्रकार के पर्वत होते हैं वो हमें देखना होता है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के पर्वत वो देखना होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर ही पर्वतों का सिर्फ नाम बता देता हूँ। ये भी मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो हिमालय पर्वत पढ़ेंगे या विंध्याचल उनमें हमारे काम आएंगे। तो दोस्तों एक पर्वत होता है वलित पर्वत। जो इनका वर्गीकरण है पर्वतों का प्रकार है, इसमें एक होता है वलित पर्वत। तो अब हम समझेंगे दोस्तों वलित पर्वत क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब आपने ये पर्वत तो देखे होंगे, उस पर्वतों में वलित का जो शब्द है वो वल्य से बना है दोस्तों। वल्य का अर्थ है मोड़, यानी पर्वतों के बीच में जो मोड़ पड़ जाते हैं, इस प्रकार के पर्वत हो दोस्तों, इसे मोड़, इसमें मोड़ हो इस प्रकार से। जैसे हम हिमालय पर्वत को देखते हैं तो दोस्तों उसमें क्या है, ऐसे मोड़ है। तो जो इस प्रकार से जो मोड़ होती है ना, मोड़, वल्य, वल्य का अर्थ होता है मोड़, वल्य शब्द से बना है वलित। तो जिन पर्वतों में मोड़ होती है ना दोस्तों, मोड़, उन पर्वतों को हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। दोस्तों हमारा हिमालय पर्वत है किस प्रकार का, वलित पर्वत है। हमारी अरावली पर्वतमाला है किस प्रकार का दोस्तों, वलित पर्वत है। तो जब हम उसको सामूहिक रूप से देखें तो उसमें क्या है, वल्य है। यानी जिस प्रकार से जो मोड़ पड़े हुए हैं उन मोड़ों को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार से उसमें मोड़ है दोस्तों, उन मोड़ों को ही हम क्या कहते हैं, यानी मोड़ यानी वल्य, वल्य से क्या बना है, वलित पर्वत बना है। तो इस प्रकार की अगर कोई पर्वत हो जिसमें मोड़ बने हो तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वलित पर्वत कहेंगे। कि हिमालय में मोड़ कैसे पड़ा दोस्तों, तो एक तो आंतरिक भूगर्भिक हलचल की वजह से भी इसमें मोड़ पड़ जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, जैसे वैसे हम हिमालय में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे यूरोपियन प्लेट यहाँ से इस साइड से आई दोस्तों, और इधर से हमारी इंडियन प्लेट गई, तो जहां पर ये दोनों प्लेटें टकराई, तो टकराने के जहां पर टकराई, इनके नीचे यहाँ पर क्या था दोस्तों, टेथिस सागर था। मैं इनका विस्तार से चर्चा आगे करेंगे दोस्तों, यहाँ बस थोड़ा सा समझ रहे हैं। तो बीच में यह टेथिस सागर था। टेथिस सागर पहले सागर था। तो जो अंगारा लैंड से जो नदियां निकलती थी, गोडवाना लैंड से नदियां आती थी, उनमें पानी अपने साथ कंकर पत्थर लाकर इसको पूरा का पूरा भर दिया और क्या बना दिया, मैदानी भाग बना दिया। तो दोनों, जब ऊपर से यूरोपियन प्लेट और नीचे से जो हमारी इंडियन प्लेट है, दोनों प्लेटें जा गई और दोनों टकराने की वजह से, इस प्रकार से दोनों प्लेटें टकराई, तो टकराने की वजह से जो ये आपका टेथिस सागर था, तो उसमें सैंपड़ी तक बल काम किया, बल लगा, लगने की वजह से ये पूरा का पूरा दोनों पर्वतों में दोनों टकराने के बाद में इसमें क्या पड़ गए, मोड़ पड़ गए। तो आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों कि वलित पर्वत है वो होता है जिसमें मोड़ होते हैं, यानी वल्य होता है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वलित पर्वत कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब अगला होता है आपका गुमंदाकार पर्वत। यह क्या होता है दोस्तों, गुमंदाकार पर्वत। ये क्या होता है, देखो समझाओ, मैं आपको बता रहा हूं। देखो गुमंदाकार का पर्वत कैसे बनते हैं दोस्तों, जैसे हमने इस प्रकार से आकृति देखी, यानी गोल गुमंद की तरह इस प्रकार के पर्वत बने होते हैं दोस्तों, है ना। इस प्रकार से गोल गुमंद की तरह, इस प्रकार के गोल गोल गुमंद की तरह जो पर्वत बने होते हैं ना दोस्तों, देखो गोल गुमंद, गोल गोल गुमंद की तरह, तो हम उसको क्या कहेंगे, गुमंदाकार पर्वत कहेंगे। ये दोस्तों कैसे बनते हैं, जैसे मान लो हमारी ये पृथ्वी है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी 3 प्रकार की नीचे प्लेटें चलती रहती है। ये हम कभी भौगोलिक विभाजन में विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ मेग्मा या लावा इकट्ठा रहता है, जो कि गाढ़ा होता है दोस्तों, गाढ़ा नुमा होता है। मेग्मा या लावा भरा हुआ होता है, यानी ज्यादा ताप होने की वजह से यहाँ पर चट्टानें वो पिघली अवस्था में मिलती है। तो दोस्तों होता है क्या, ये मेग्मा या लावा बहुत ज्यादा होने की वजह से ये हमारी, ये मान लो हमारी ये पृथ्वी है, तो हमारी इस पृथ्वी से ये बाहर निकलने के लिए दबाव बनाता रहता है, यानी ये पृथ्वी से बाहर आना चाह रहा है, धरातल पर आना चाह रहा है, ये पृथ्वी के ऊपर धरातल पर आना चाह रहा है दोस्तों। तो ये वल्य या जो आपका ये मेग्मा या लावा है वो बाहर आने के लिए दबाव बनाता है, नीचे से धरातल पर आने के लिए पृथ्वी में नीचे से दबाव बनाता है, और बाहर आ नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ऊपर क्या आ गई, पृथ्वी की जो धरातल है, भूपर पट्टी है वो आ गई, तो बाहर निकल नहीं सकते। तो होता क्या है दोस्तों, जो मेग्मा इस प्रकार से यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ये मेग्मा इस प्रकार गुमंद के आकार में इस प्रकार से ये मेग्मा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और ये नीचे से धरातल के नीचे से या भूपरपट्टी है, ये भूपट्टी नीचे से इस प्रकार से देखो दबाव देगा, दबाव देने की वजह से क्या होगा, ये गर्म होता है दोस्तों लावा, तो जो ये पृथ्वी या धरातल का ये भाग है वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर उठ जाएगा। जैसे दोस्तों मान लो ये भाग ऊपर उठा हुआ है, तो इसका मतलब यह था कि यह मान लो इस प्रकार से पृथ्वी थी इस प्रकार से, तो नीचे से यहाँ पर क्या हुआ होगा, लावा इकट्ठा हुआ होगा, और वो लावा है वो हमारे ये मान लो धरातल है दोस्तों, ये हमारा धरातल है। तो इस धरातल पर आने के लिए लावा क्या कर रहा होगा, नीचे से दबाव बना रहा होगा धरातल पर आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि भूपर पट्टी आ गई।
तो हुआ यूं कि ये खुद गर्म भी होता है दोस्तों, तो ये भाग है वो दबाव, नीचे से दबाव लगने की वजह से ये धरातल का भाग है ऊपर उठ गया, इसीलिए इस प्रकार की गुमंदाकार पर्वतों का निर्माण होता है। तो गुमंदाकार पर्वत किसे कहेंगे दोस्तों, कि जो गुमंद की तरह गोल गोल बने होते हैं उसे हम कहेंगे गुमंदाकार पर्वत। और ये किस प्रकार से निर्माण होता है आपने समझ लिया होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं या अपभ्रंश पर्वत किसे कहते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कि ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं। ब्लॉक पर्वत, देखो दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत ही है। मैं बताता हूं आपको, समझिए ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं। जैसे देखो दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, वहां पर देखो, वहां पर हमने पढ़ा था, चलो मैं आपको दोबारा ही बता देता हूं दोस्तों। जैसे दोस्तों एक हमारा पूरी समतल मैदानी भाग है दोस्तों, ठीक है, मैदानी भाग है। अब होता क्या है, आंतरिक भूगर्भिक हलचल होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, कि ये जो आपके दोनों साइड के भाग हैं ये तो दोस्तों नीचे धंस जाएंगे। जैसे दोस्तों ये मान लो ये इस प्रकार से तीनों समान थे, तीनों पहले धरातल पर बराबर थे, तो वह यूं कि ये दोनों के दोनों भाग इस प्रकार से नीचे धंस गए, नीचे धंस जाने की वजह से ये भाग ऊपर उठा हुआ रह गया दोस्तों। तो इनका देखो पर्वत का निर्माण हो गया ना। जैसे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर आपको बता रहा था, चलो मैं यही बना लेता हूँ जल्दी से। ये समझे दोस्तों, ये पूरी की पूरी इस प्रकार की यहाँ से भूमि थी, हम ऐसे मान लेते हैं इसको, ये पूरी की पूरी भूमि थी दोस्तों, यहाँ से पूरी थी। अब होता क्या है कि दबाव बनने की वजह से यहाँ की इतनी भूमि नीचे धंस गई दोस्तों, ये इतनी की इतनी भूमि यहाँ से क्या हो गई दोस्तों, नीचे धंस गई। ये पूरी की पूरी भूमि इस प्रकार से नीचे धंस गई दोस्तों, यहाँ आ गई ये भूमि नीचे धंस गई। ऐसा भी सेम इस साइड से भी हुआ होगा दोस्तों, ये पूरी की पूरी भूमि इस प्रकार से क्या हो गई, नीचे धंस गई। तो अब आप देखिए दोस्तों, दोनों साइड, इस साइड से भी भूमि यहाँ से पहले थी, यहाँ पूरी थी, यहाँ तक थी, ऐसे ऐसे थी, ऐसे यहाँ तक थी, ऐसे ऐसे, ये भूमि क्या हो गई दोस्तों, नीचे धंस गई। या देख लो इतने नीचे, यहाँ से भी क्या है, नीचे धंस गई। तो दोनों साइड से भूमि नीचे धंसने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, ये भाग ऊपर उठा हुआ भाग रह गया। देख लो दोस्तों आप, है ना। तो ये इस प्रकार से, ये तो अब आपको पटार सा लग रहा होगा, लेकिन ये इस प्रकार से मतलब धंस जाती है, इस प्रकार से कि ये जो भाग बचता है वो कैसे पर्वत सा रह जाता है, इस प्रकार से ये भाग बच गया। दोनों साइड से नीचे धंसने की वजह से ये भाग इस प्रकार से तिरछा हो जाता है। इस साइड से नीचे धंसने पर दबाव बनने से यहाँ से टूटकर यह भाग इस प्रकार से तिरछा हो जाता है दोस्तों। तो दोनों साइड से नीचे धंसने की, भूमि धंसने की वजह से जो बीच का भाग ऊपर रह गया, तो वो हमें अब देखो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई होगी, तिरवे ढाल है, शिखर है, तो हम इनको क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। तो इस पर्वत का निर्माण पहले तो समतल भूमि था, निर्माण हुआ कैसे, दोनों साइड से भागों का नीचे धंसने से। और भूमि का नीचे धंसना हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अपभ्रंश बोलते हैं या ब्लॉक बोलते हैं। तो भूमि के नीचे धंसने से इस पर्वत का निर्माण होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत या अपभ्रंश पर्वत कहते हैं दोस्तों। जैसे हम विंध्याचल पर्वतमाला या सतपुड़ा पर्वत पढ़ेंगे तो उसको हमें ये पूछा जाएगा किस प्रकार का पर्वत है, तो अब हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों साइड से भूमि नीचे धंसने की वजह से जो हमारा ब्रश बन गए उनके द्वारा जिस पर्वत का निर्माण हुआ है, तो हम क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक। संग्रहित पर्वत। और एक आपका रह गया दोस्तों अवशिष्ट पर्वत। ये क्या है दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं स्पीड से करा देता हूं आपको। संग्रह हम बात करें दोस्तों, संग्रहित पर्वत किसे कहते हैं, नाम से देखो दोस्तों पता, यानी संग्रहित, इकट्ठा किया हुआ। होता क्या है दोस्तों, मान लो एक यहाँ पर कोई नदी आ रही है दोस्तों, तो ये नदी अपने साथ कंकर पत्थर है, इस प्रकार से पेड़ पौधे जो भी अपने साथ आएगी अपने साथ लेकर आती रहती है। तो ये इस प्रकार से कंकर पत्थर यहाँ आते रहते हैं और एक के ऊपर इकट्ठा होता रहता है दोस्तों। इस प्रकार से कंकर पत्थरों का ढेर सा बन जाता है, जिसमें पेड़ पौधे, मिट्टी, अवशिष्ट पदार्थ आप सभी इसमें ले सकते हैं दोस्तों। वो एक के ऊपर एक पर जमा होते रहते हैं और इस प्रकार की तिर व ढाल सी बन जाती है। और वो धरातल से वो भूमि क्या है दोस्तों, ऊपर उठ जाती है। जैसे मान लो ये धरातल है, इसे ये भूमि देख लो ऊपर उठ गई, तिरवे ढाल हो गई, 600 मीटर से अधिक हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। वो भी संग्रहित हो गया, मतलब मान लो मिट्टी हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया, पेड़ पौधे, इनके सभी के द्वारा संग्रहित किए गए, लाए गए अवशिष्ट पदार्थ से यह पर्वत बनता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, संग्रहित पर्वत कहेंगे। अब मैं बता देता हूं आपको दोस्तों अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं। तो आइए, तो अवशिष्ट का देखो नाम से ही पता चला, यानी संग्रह हो गया, जो नदियों के द्वारा लाए कंकड़ पत्थरों से संग्रहित भाग से जो बना है वो संग्रहित पर्वत। अवशिष्ट बचा हुआ भाग, भाई अवशिष्ट का मतलब तो दोस्तों बचा हुआ ही होता है ना। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पर कोई कभी एक पहाड़ी नुमा संरचना थी, यानी आप ऐसे मान लेते हो कोई पठारी भाग होगा या कोई पहाड़ी होगी, ठीक है दोस्तों।
तो इसको आप हम पहाड़ी पठार ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि पहाड़ी को तो इस प्रकार से तिरवे डाल होती है। आप पहाड़ी भी ले सकते हैं और आप पठारी बाग भी ले सकते हैं दोस्तों। चलो मैं एक बार पठारी बाग ले लेता हूँ। ये पठारी बाग है, ठीक है दोस्तों। होता क्या है कि नदियां आने की वजह से इस पठारी बाग को काटती रहती है दोस्तों, इस प्रकार से। ये लंबे समय की प्रोसेस होती है दोस्तों, कोई 1-2 महीने साल में नहीं होता है, इसमें लाखों साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नदी इस पहाड़ी पठारी बाग को काटती रहती है, काटती रहती है। इस साइड से भी नदियां आती है, काटती रहती है। तो जहां तक नदी पहुंच पाती है वो उतने तो उस भाग को क्या कर देती है, काट देती है। लेकिन वो एक जो कठोरी भाग जो बीच में बच गया, जहां पर नदियां क्या है पहुंच नहीं पा रही है, बीच का भाग बच गया। और इस साइड से तो नदी ने काट दिया, तो यहाँ देखो क्या बन गई, ढाल बन गई। इस साइड भी नदी ने काट दिया, तो यहाँ क्या बन गई दोस्तों, ढाल बन गई। और ये बीच का भाग जहाँ नदी नहीं पहुंच पा रही है, जो अवशिष्ट रह गया यानी जो बच गया, वो हम धरातल से देखेंगे। यहाँ धरातल से खड़े होकर, यहाँ धरातल है, धरातल पर खड़े होकर देखेंगे तो ये भाग क्या है दोस्तों, ऊपर उठ गया। आप देख लो, ऊपर उठा हुआ भाग है धरातल से। और ये नदियों के काटने के बाद अवशिष्ट बचा हुआ भाग है, जिससे किसका निर्माण हुआ है, पर्वत का निर्माण हुआ है। इसलिए दोस्तों हम इसको क्या कहेंगे, अवशिष्ट पर्वत कहेंगे। तो ये पर्वतों का उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण होता है दोस्तों कि वलित किसे कहते हैं, मोड़। वलित का मतलब वलि या मोड़ हो गया। गुमंदाकार तो गुमंदाकार आकार का होता है, मैग्मा के दबाव की वजह से बनता है। ब्लॉक जो दसा हुआ भाग होता है, संग्रहित पेड़ पौधे संग्रहित करके लाकर वो आपका संग्रहित पर्वत हो गया। और अगर हम बात करें अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब जो बचा हुआ, दोनों साइड नदियों काटने के बाद बीच के बचे हुए भाग से जो पर्वत का निर्माण हो जाता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट डाटा पूछा जाता है, हिमालय क्या है, वलित है। अरावली क्या है, वलित है। ब्लॉक पर्वत की अगर बात करेंगे तो सतपुड़ा विंध्याचल क्या है, ब्लॉक पर्वत है। ऊंचाई के आधार पर भी दोस्तों इनका वर्गीकरण है। मैं ज्यादा समय नहीं है, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। हम थोड़ी सी स्पीड से चर्चा कर ले। एक तो अधिक ऊंचाई वाले पर्वत होते हैं दोस्तों, अधिक ऊंचाई वाले पर्वत भी होते हैं। एक सामान्य ऊंचाई वाले भी पर्वत होता है दोस्तों, सामान्य, ठीक है। एक कम ऊंचाई वाले भी पर्वत होते हैं, कम ऊंचाई वाले। और एक निम्न ऊंचाई वाले भी पर्वत होते हैं दोस्तों। तो ऊंचाई के आधार पर जैसे मान लो जिसकी औसतन ऊंचाई अब ले लेते हैं कि 600 मीटर से अधिक हो, 600 मीटर है, मानो 600 मीटर तक तो हम क्या मानते हैं दोस्तों, उसको क्या मानते हैं, पहाड़ी मानते हैं। 600 मीटर से अधिक है, 1000 मीटर तक है, 600 से लेकर 1000 तक, उसको हम निम्न मान लेंगे। ये 1000 से ऊपर है दोस्तों, 1500 तक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, कम ऊंचाई वाले मान लेंगे। 1500 3500 तक है तो दोस्तों हम इसको क्या मान लेंगे, सामान्य मान लेंगे। और जो आपका मान लो, ये थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, यहाँ तक 1500 तक था, ये 1500 से 2000 तक है, वो सामान्य आ जाएगा दोस्तों। और 2000 से अधिक ऊंचाई है, उनको हम क्या मान लेंगे दोस्तों, वो अपने क्या के अधिक ऊंचाई वाले पर्वत आते हैं। तो ये एग्जाम में नहीं आता है दोस्तों, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ते हैं। ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, एग्जाम में आता है दोस्तों। और हम पढ़ते भी हैं कि वलित क्या है, गुमदाकार क्या था, मैंने आपको बताया। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों। पर्वत पूरे हो गया। पठारी बाग भी थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पठार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जल्दी से इसको स्पीड से कर लेते हैं कि पठार की अगर बात करें तो पठारों का अगर वर्गीकरण करें या पठवारों को बांटने की बात करें तो पठारों को 2 हिसाब से बांटा जाता है दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर पठार और स्थिति के आधार पर पठार। वैसे ज्यादा दोस्तों परीक्षा में प्रश्न इससे नहीं आता है, लेकिन हमें थोड़ी सी के ध्यान में रहे कि अच्छा पठार कैसे बनते हैं, क्या इनका निर्माण होता है, पठारों के क्या क्या प्रकार। तो मैंने सोचा कि इतना हो गया तो 2 मिनट में और जल्दी से कर लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर मतलब पठार बनते कैसे हैं दोस्तों, कैसे बनते हैं। तो ये बोल रहा है कि लावा से पठार बन जाता है। ये भी तो पढ़ना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार है। तो ये समझ में नहीं आता है क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लावा निर्मित पठारों का निर्माण, पठार की अगर हम बात करें तो हमारे ये तो आपके माइंड में सेट हो गया ना। तो भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग है, ऊपर जाने के बाद में समतल हो गया, तो इस प्रकार से जो बनता है उसको हम क्या कह देंगे दोस्तों, उसको हम पठार कह देंगे। तो अब ये लावा निर्मित पठार कैसे, तो मान लेते हैं दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में मैंने आपको बता दी श्याल, सीमा, निपी, ये 3 प्रकार की परतें होती है दोस्तों। तो जो आपके यहाँ बीच की है सीमा, यहाँ पर क्या गाढ़ा लावा भरा रहता है दोस्तों। क्या भरा रहता है, गाढ़ा लावा। होता क्या है कि जो यहाँ पर पृथ्वी के पास में जो प्लेटें लगी होती हैं, तो ये प्लेटें क्या करती हैं, मैं आपको कभी आगे बताऊंगा दोस्तों। ये प्लेटें क्या है कि कभी तो एक दूसरे के एकदम नजदीक आ जाती है, कभी एक दूसरे से दूर हो जाती है, कभी एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाती है। तो ये घटना इस प्रकार से चलती रहती है। तो ये कभी जब ये दोनों प्लेटें दोस्तों इस प्रकार से दोनों प्लेटें पास में आती है तो जोर से टकराव होता है। टकराव होने की वजह से क्या होता है, हमें जब पृथ्वी ऊपर धरातल पर हम रहते हैं तो हमें धरती पृथ्वी कंपन करती हुई लगती है, यानी ऐसे लगता है हमें कि पृथ्वी कंपन कर रही है। तो वो कंपन होता है दोस्तों नीचे प्लेटें टकराने की वजह से होता है। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भूकंप कहते हैं। तो कुछ एक बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टकराव होता है।
टकराव होने की वजह से ये प्लेट इस साइड दूर हो जाती है, ये प्लेट भी इस साइड दूर हो जाती है और बीच में से क्या होता है दोस्तों, बीच में से दरार पड़ जाती है इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से दरार पड़ जाती है। तो जो गाढ़ा लावा भरा होता है दोस्तों वो हमेशा के लिए बाहर बाहर की कोशिश करता है आने की। तो जैसे इनको धरातल से आने के लिए रास्ता मिला तो वो क्या करेगा, इस प्रकार से पृथ्वी से वो लावा बाहर आ जाएगा। अब ये दोस्तों लावा बाहर आने की वजह से अगर इस प्रकार से ये लावा बाहर इकट्ठा हो गया, इस प्रकार से आप समझिए, इस प्रकार से आकर के इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होने की वजह से ये बहुत लंबे समय की प्रोसेस होती है। फिर ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद में पहले तो आता है तो ये गाढ़ा होता है, फिर ये ठंडा होगा, ठंडा होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा दोस्तों। तो जो इस प्रकार से बाहर आ इस प्रकार की निर्माण होगा तो इसे तो हम पर्वत बोलते हैं दोस्तों। कैसे कि जो तिरवा डाल है 600 मीटर होता है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा पर्वत। और जो हम पढ़ते हैं ना कि आग्नेय चट्टान बोलते हैं, आग्नेय चट्टान से इन पर्वतों का निर्माण, तो ये तो आपका ये तो पर्वत हो गया। लेकिन जैसे मान लो ये लावा बाहर निकलता है, बाहर आने के बाद में ये इस प्रकार की शेप ले लेता है या इस प्रकार की आकृति ले लेता है दोस्तों, इस प्रकार से, यानी ये लावा पृथ्वी से बाहर निकलेगा और निकलने के बाद में इस प्रकार की आकृति ले लेता है, यानी तिरवा ढाल होगी, ऊपर उठाएगा और ऊपर उठने के बाद में क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। तो हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पठार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये लावा पहले तो क्या होगा, आपका गाढ़ा होगा और कुछ लंबे समय बाद ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठोस होने के बाद इस प्रकार की आकृति बनती है, तो जो ऊपर उठने के बाद समतल हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको समझ गए होगा कि लावा का पठार का निर्माण कैसे होता है। हिमानीकृत का पठार कैसे होगा, हिमानीकृत यानी बर्फ की बात कर रहा है दोस्तों। जैसे मान लो एक कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी से या मान लो कोई बर्फ का टुकड़ा है, कोई शिला है मान लो, वो टूट के आ रही है इस प्रकार से, और वो अपने साथ अवशिष्ट कुछ पदार्थों की भी लाती है, तो वो आपकी शिला और अवशिष्ट पदार्थ है वो इस प्रकार से एकत्रित हो जाते हैं जो कि किसके अपना पठार है उसके शेप की आकृति ले लेता है दोस्तों। तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उनको कहेंगे हिमानीकृत पठार। और वायु जनित पठार का क्या मतलब हो गया दोस्तों, होता क्या है दोस्तों कि जैसे यहाँ से वायु चलती है, अगर वायु की बात करें तो दोस्तों वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। वैसे हम जलवायु में आपको बता देंगे उच्च दाब निम्न दाब ये सब क्या होता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु चलती रहती है, तो वायु अपने साथ इस प्रकार से यहाँ से मिट्टी उठाएगी तो वो मिट्टी का ढेर आगे इकट्ठा होता जाएगा। और वो ढेर है किस प्रकार से इकट्ठा हो गया दोस्तों, इस प्रकार की आकृति बना दी उस ढेर ने। कैसे कि जो दोनों साइड से डाल हो गई, ऊपर उठने के बाद ये भाग समतल हो गया दोस्तों, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे पठार कह देंगे। वो पठार कैसे बना, वायु के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना पठार है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, वायु जनित पठार। ये पठार कैसे बना, बर्फ के द्वारा, हिमानीकृत के द्वारा विशिष्ट पदार्थ या हिमानीकृत के जमने से जो ये आकृति बनी उसको हिमानीकृत पठार कहते हैं दोस्तों। ये होता है दोस्तों जलज पठार। अब आप सोचते होंगे सर जलज पठार कैसे बनता है, तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा भारत है दोस्तों, ठीक है, यहाँ हमारे पास बंगाल की खाड़ी है, ये आपके यहाँ बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। तो जैसे ही नदियां आती है दोस्तों, नदियां अपने साथ कंकर पत्थर लेकर आती हैं, तो नदियों द्वारा जो कंकर पत्थर साथ में लाए जाते हैं, कंकर पत्थर, वो जो बंगाल की खाड़ी है या आपका इस साइड अरब सागर है, तो उनके मुहाने पर जैसे ये नदी है और डेल्टा के द्वारा इस प्रकार डेल्टा बनाती है। डेल्टा मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता दिया दोस्तों। तो ये डेल्टा के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ है यहाँ पर इकट्ठे होते जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से नदियां द्वारा लाए गए जो आपका कंकर पत्थर है वो इस प्रकार से समुद्र या सागर या खाड़ी के किनारे पर इकट्ठे होते रहते हैं दोस्तों। तो फिर क्या होता है कि जैसे ज्वार भाटा आता है या और भी भूगर्भिक हलचल की वजह से सागर में कुछ या खाड़ी में कुछ हलचल होती है और ये आपका इस प्रकार से पर्वत के आकार का शेप ले लेता है। और जो पर्वत किसके किनारे बना, जल यानी खाड़ी या सागर के किनारे बना। यह पर्वत किसके द्वारा, नदियों के द्वारा लाए गए जो अवशिष्ट पदार्थ उससे यह पर्वत बना, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, जलज का पठार कहेंगे। तो सॉरी दोस्तों मैंने आपको पर्वत बता दिया, ये पठार की आकृति इस प्रकार से ले लेता है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, जलज का पठार कहेंगे। या पर्वतों को भी ले सकता है, द्वीप की आकृति ले सकता है, लेकिन अगर जो आपका यह सागर है इनकी आंतरिक हलचल की वजह से किस प्रकार की आकृति ले लेगा दोस्तों, ये आपके पठार की आकृति ले लेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जलज पठार कहेंगे। तो लावा के द्वारा बनता है वो लावा, हिमानीकृत मतलब बर्फ के द्वारा लाए हुए, वायु के द्वारा जो इस प्रकार से ढेर बन जाता है, नदियों के द्वारा लाए गए जो अवशिष्ट पदार्थ उससे पठार बनता है, जलज का पठार कहते हैं। अब स्थिति के आधार की बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्थिति के आधार पर पठारों का कैसे बंटवारा किया जाता है या कैसे बांटा गया है, कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे अगर मैं बात कर लूं, ये दोस्तों तो चलो दोस्तों हम स्थिति के आधार पर अगर बात करें तो अंतः पर्वतीय पठार किसे कहते हैं दोस्तों। देखो नाम से पता चल रहा है अंतः
पर्वतीय, मतलब जो पर्वतों के बीच में होता है, दोनों साइड पर्वत होते हैं, जो बीच में बना हुआ पठार होगा उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, अंतः पर्वतीय पठार कहेंगे। जैसे दोस्तों इस साइड भी देखो, ये पर्वत शिखर है, ये तो पर्वत शिखर है, इस साइड भी क्या है दोस्तों, पर्वत शिखर है, और जो यहाँ बीच का भाग है, बीच का, वो क्या है दोस्तों, पठार है। तो दोनों साइड पर्वत, तो देख लो ये तिरवा ढाल होगी, ऊपर उठा हुआ भाग है, ऊपर होने के बाद समतल होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। तो दोनों साइड से पर्वत है और बीच में जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको हम पठार बोलेंगे, तो होता है अंतः पर्वतीय पठार। दोनों साइड पर्वत होंगे, बीच में पठार होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, अंतः पर्वतीय पठार कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं अंतः पर्वतीय पठार बोलते हैं। जैसे दोस्तों हमारे तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत का, वो अंतः पर्वतीय पठार ही है। जब हिमालय पढ़ेंगे तो उसमें और बात कर लेंगे। यहाँ नीचे तो हमारा हिमालय पर्वत आ जाता है दोस्तों, इस प्रकार से हिमालय, और इस साइड, दूसरी साइड हमारी कुनलुन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जो कि पामीर की गांठ से जुड़ी होती है। हम बाद में इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बीच का जो इस प्रकार से पठार बन गया वो तिब्बत का पठार है आपका। तो यानी दो पर्वतों के बीच में जो पठार होता है उसको बोला जाता है अंतः पर्वतीय। पर्वत पदीय पठार कैसे कहते हैं, तो दोस्तों समझे, जैसे मान लो यहाँ पर ये आपकी कोई धरातल है दोस्तों, यहाँ पर कोई पर्वत है इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो पर्वत के पद में, यानी पर्वत के नीचे यहाँ पर कोई पठार का निर्माण हो जाता है दोस्तों। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई ये पठार की शेप बन गई इस प्रकार से, ये हो गई आपका। तो ये देखो, अब देखो नाम क्या, पर्वत पदीय है, पदीय मतलब पैर में, यानी पर्वतों के पैर में। तो इस प्रकार के पर्वत है, इन पर्वत के जो निचले साइड, यानी जहां से पर्वत बनना शुरू होते हैं उसके यहाँ पर अगर कोई पठार है तो उस पठार को हम क्या कहेंगे दोस्तों, पर्वत पदीय, यानी पर्वतों के पद में ये पर्वत है, और इसके जो नीचे ये पर्वत है, यानी उनके पैर में या जमीन से सटा हुए भाग में यह पर्वत है, उसको हम बोलते हैं पर्वत पदीय पठार। अब हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय पठार या महाद्वीपीय पठार कौन से होते हैं। तो जितने भी महाद्वीप हैं, हमारे 7 महाद्वीप है ना दोस्तों, इन सभी महाद्वीपों में और जो सीधे बच गए पठार हो गए, जैसे हमारे लावा का पठार हो गया, वो क्या है, महाद्वीप, यानी पूरे महाद्वीप और जितने भी पठार हो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, महाद्वीपीय पठार कहेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके क्लियर हो गया है कि पठार उत्पत्ति के आधार पर लावा से कैसे बनता है, हिम से कैसे बनता है, वायु से कैसे बनता है, जल से कैसे बनता है, स्थिति के आधार पर दो पर्वतों के बीच में अंतर हो गया, पर्वत की तलहटी में जो होता है वो पर्वत पदीय पठार होता है, महाद्वीप और सभी महाद्वीपों पर बने हुए होते हैं, उसको क्या कहेंगे, हम महाद्वीप का पठार कहेंगे। तो दोस्तों ये हमने जानने की कोशिश की, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी, पर्वतमाला, पठार, पहाड़, घाटी, दर्रा, इन सब में अंतर जानने की कोशिश की। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा, और ये आपको अच्छी प्रकार से जानने के बाद जियोग्राफी में आपकी रुचि भी पैदा हो जाएगी। अब हम दोस्तों एक क्लास और लेकर आएंगे, उस क्लास में कुछ एक जो भी डाटा बच्चे हैं या जो भी कुछ एक सूचना बच्चे, वो हम एक क्लास में और कवर करेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम भारत की भूगोल शुरू कर रहे हैं, इंडिया जियोग्राफी शुरू कर रहे हैं, पहले टॉपिक की स्थिति और विस्तार से, जो कि पूरी की पूरी हम आपको क्रम से इंडिया की जियोग्राफी करा दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।